हेलो एवरीवन, वेलकम टू समर्थ क्लास। आज मैं बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का साइकोलॉजी प्रैक्टिकल को डिस्कस करूंगी। इससे पहले मैं एक प्रैक्टिकल डिस्कस कर चुकी हूँ HSPQ, देन इसके बाद मैं सेकंड प्रैक्टिकल डिस्कस कर रही हूँ। इसका नाम है ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग थ्रू द मिरर ड्राइंग। ये एक एक्सपेरिमेंट है साइकोलॉजी प्रैक्टिकल में। जो प्रैक्टिकल है वो 3 टेस्ट और 3 एक्सपेरिमेंट दिए गए हैं। तो मैंने एक आपको टेस्ट बताया HSPQ, देन अब इसके बाद मैं आपको एक्सपेरिमेंट की डिटेल दे रही हूँ। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट को लिखेंगे। एक्सपेरिमेंट का जो नाम है वो है ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग थ्रू द मिरर ड्राइंग। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट है। कोई भी एक्सपेरिमेंट या प्रैक्टिकल लिखने से पहले हमें उसके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट दोनों लिखने पड़ते हैं। तो हमारा जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है उसको हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग थ्रू द मिरर ड्राइंग देख रहे हैं। तो इसमें मतलब लर्निंग क्या है। सबसे पहले हम लर्निंग को डिफाइन करेंगे कि सीखना क्या होता है। तो आप जानते हैं सीखना क्या होता है। प्रत्येक व्यक्ति नित्य प्रति अपने जीवन में नए अनेक काम करता है, और जो भी ये अनुभव होते हैं और उसके अनुभव में जो वृद्धि होती है वही उसका क्या कहलाता है, सीखना कहलाता है। ठीक है, तो मनोवैज्ञानिकों ने सीखने को मानसिक प्रक्रिया बताया है। यह क्रिया जीवन भर निरंतर चलती रहती है। सीखने की प्रक्रिया 2 मुख्य विशेषताएं, एक निरंतरता और एक सार्वभौमिकता। मतलब जो सीखना है वो कॉन्टिन्यूअस चलता रहता है। हर समय जब भी इंसान जन्म लेता है तो जन्म से मृत्यु तक वह कुछ न कुछ सीखता है। सीखना क्या है? सीखना अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। कभी भी आपसे कुछ पूछा जाए कि व्हाट इज़ द लर्निंग, तो आप बताएंगे सीखना अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। ठीक है, उसके बाद इसकी परिभाषाएं लिखेंगे कि लर्निंग की परिभाषा क्या होती है, डेफिनेशन। तो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख सकते हैं। जैसे मैंने स्किनर की लिखी है। स्किनर की डेफिनेशन के अनुसार सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। मतलब लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर ऑफ एडेप्शन। ओके, देन उसके बाद हम कोई भी प्रैक्टिकल आप लिखें या जनरल कुछ भी, तो आपको कम से कम 2 या 3 डेफिनेशन तो आपको लिखनी ही होंगी। तो मैंने वुडवर्थ की भी लिखी है। वुडवर्थ की बहुत इंपॉर्टेंट है कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। ठीक है, इसको भी मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है। तो कम से कम आपको 2 तो डिफाइन करनी ही पड़ेंगी। और ये इसको थ्योरी इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि थ्योरी आपका एक यूनिट भी कवर करेगी लर्निंग की। तो उस यूनिट को भी कवर करते हैं इसी प्रैक्टिकल के थ्रू। प्रैक्टिकल जो भी आप करेंगे उसका जब थ्योरी लिखेंगे तो आपकी वो यूनिट साइकोलॉजी थ्योरी पार्ट कवर होता जाएगा। तो मैंने इस प्रैक्टिकल फाइल में थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को बहुत ही अच्छे से डिटेल में लिखा है, ताकि मुझे थ्योरी जो पेपर होगा उसके लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। उसके बाद मुझे लिखा है सीखने की विशेषताएं क्या है। सीखने की विशेषताएं मैंने 7 से 8 इसमें सीखना की विशेषताएं लिखी हैं। जैसे सीखना संपूर्ण जीवन चलता है, जीवन जन्म से मृत्यु तक जो कुछ भी सीखता है वो सब सीखने के अंतर्गत आती हैं। सीखना एक नया कार्य है। सीखना अनुभवों को संगठन है। सीखना विवेकपूर्ण और सक्रिय है। सीखना एक खोज है। तो सीखने की जो विशेषताएं हैं आप पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं या फिर आप इसको डायग्राम के थ्रू भी बना सकते हैं। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक क्या है। अब सीखना किस पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले सीखने के जो फैक्टर हैं वो है बालक का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। अगर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होगा, यानी फिजिकली और मेंटली अगर वो प्रिपेयर होगा तो किसी भी चीज़ को आसानी से सीख सकता है। अगर वो मेच्योर होगा तो भी वो जो भी सीखेगा उसका जो लर्निंग की प्रोसेस होगी वो इंक्रीज होगी। और अगर आपके अंदर इंटरेस्ट है, मतलब इच्छा है, तो आप उसको अच्छे से सीख सकते हैं। अगर आपकी इच्छा नहीं है तो आप उस चीज़ को अच्छे से काम नहीं कर सकते, वो चीज़ नहीं सीख सकते। सीखने की विधि। सीखना भी कई टाइप्स का होता है। अगर इंटरेस्टिंग होगा तो वो सीखना आसान हो जाता है। प्रेरणा, अगर आपको कोई प्रोत्साहन दे, मोटिवेट करे, तो आपको सीखने में बहुत आसानी होती है। अगर कोई काम कर रहे हो और आपको किसी ने कहा हाँ वेल डन, बहुत अच्छा किया, तो आप उस चीज़ को और अच्छा करना चाहोगे। तो कभी भी सीखना जो होगा उसके लिए प्रेरणा बहुत ज़रूरी है। विषय सामग्री का स्वरूप। अब ये डिपेंड करता है कि जो हम सीख रहे हैं उसका मटेरियल कैसा है, उसका कंटेंट कैसा है। अगर वो अच्छा होगा तब तो वो सीखेगा। अगर बहुत ही ज़्यादा कठिन होगा तो उसको सीखने में पहले ही उसको लगेगा कि ये चीज़ तो कठिन है, मुझसे तो हो ही नहीं पाएगी। इसलिए विषय सामग्री के ऊपर भी डिपेंड करता है कि सीखना कैसा होगा। शारीरिक और मानसिक थकान। अगर किसी को थकान है और वो मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है तो वो
अच्छे से सीख नहीं पाएगा। तो ये कुछ उसके फैक्टर थे सीखने के, कि सीखने में अगर ये सारी चीज़ें ध्यान दी जाए तो कोई भी चीज़ लर्निंग की प्रोसेस को इंक्रीज़ किया जा सकता है। अब लर्निंग की प्रोसेस में लर्निंग के मेथड क्या है, कैसे सीखा जाता है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है जो है वो है लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग मतलब कोई भी काम को करके जो सीखते हैं वो ज़्यादा परमानेंट होता है, वो नॉलेज जो हमको मिलती है, गेन होती है, वो ज़्यादा परमानेंट होती है। फिर है निरीक्षण करके सीखना, लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन, किसी चीज़ को देख के सीखना। कोई अगर कोई काम कर रहा है, उसको मुझे इंटरेस्ट है, मैंने उसको देखा और मैं तब कर रही हूँ, तो वो क्या हुआ, निरीक्षण करके सीखना हुआ। परीक्षण करके देखना, अब हम एक्सपेरिमेंट करें किसी चीज़ को लेके, हम कोई चीज़ सीख रहे हैं तो हमने कुछ नया एक्सपेरिमेंट किया, नया प्रयोग किया, तो वो किसके अंतर्गत आएगा, वो परीक्षण करके सीखने के अंतर्गत आएगा, लर्निंग बाय एक्सपेरिमेंट। सामूहिक विधियों द्वारा सीखना, अब कई ग्रुप्स मिला के जो भी सीखना होगा वो लर्निंग बाय ग्रुप्स होगा। सीखने की स्थिति संगठन, अब ऑर्गेनाइजेशन कर लें कि ऑर्गेनाइजेशन उसका कैसा है, तो उसके अकॉर्डिंग भी सीखना आसान हो जाता है। अधिगम के प्रकार क्या है, द टाइप्स ऑफ लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। गैनी के अनुसार जो 8 प्रकार के नियम बताए गए हैं या 8 उसके जो स्टेप बताए गए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरी पार्ट में इसका लॉन्ग या शॉर्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आता ही आता है। तो आप देखेंगे पीछे आपके प्रीवियस पेपर में आपने देखा होगा गेने की थ्योरी काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है। गया फिर ऐसे क्वेश्चन आ जाता है गेने के 8 स्टेप बताइए, तो 8 स्टेप वो क्या है, संकेत अधिगम, मतलब कोई भी जब कोई चीज़ सीखता है तो वो संकेतों के माध्यम से सीखता है। उसके बाद उद्दीपक अनुक्रिया मतलब स्टिमुलस रिस्पॉन्स, किसी चीज़ को देख के कुछ क्रिया करना, वो स्टिमुलस रिस्पॉन्स। श्रृंखला अधिगम, अब वो चैन वाइज सीखता है, मतलब एक स्टेप सीखा देन उसके बाद सेकेंड स्टेप, तो वो श्रृंखला अधिगम। शाब्दिक सहचर्य अधिगम, शाब्दिक सहचर्य का मतलब अब वो शब्दों के द्वारा सीखता है। विभेदात्मक अधिगम, डिफरेंशिएशन करना सीख जाता है कि अगर एक ये कुत्ता और ये बिल्ली, तो उसको डिफाइन करना आ जाएगा कि ये कुत्ता अलग है और बिल्ली अलग है। संप्रत्यय अधिगम मतलब कॉन्सेप्ट भी क्लियर उसका होने लगता है। फिर उसके बाद नियम अधिगम, कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद उसके रूल फॉलो करता है, प्रिंसिपल उसके हैं उसको समझने की कोशिश करता है। देन लास्ट स्टेप है समस्या समाधान अधिगम, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, जब आपने पहले सिंबल्स के थ्रू समझा, उद्दीपक पर स्टिमुलस रिस्पॉन्स के थ्रू सीखा, देन उसके बाद चैन वाइज स्टेप, फिर वर्बल के बाद डिफरेंशिएशन, कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल, एंड देन क्या होगा, जब आपके इतने कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो आप समस्या समाधान अधिगम मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स का यूज़ करके लर्निंग कर सकते हैं। फिर आता है संकेत, तो यही मैंने इसको 2-2 लाइन में इसको लिखा हुआ है, जो भी 8 नियम है, 8 इनके जो प्रकार है उनको आप 2-2 पॉइंट्स में लिख सकते हैं। बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं करना है, बट आपको थोड़ा सा लिखना इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है। फिर है औपचारिक अधिगम, यह अधिगम शैक्षणिक संस्थानों में योजना पूर्वक शिक्षा द्वारा पाठ्यक्रम के बीच होने वाली जो प्रक्रिया होती है वो औपचारिक अधिगम। अनौपचारिक जो हम घर, परिवार, समाज, स्थान, समाचार पत्रों से जो सीखते हैं वो हमारा किसके अंतर्गत आता है, अनौपचारिक अधिगम के अंतर्गत। अधिगम क्रिया में अधिगम स्थानांतरण का महत्व क्या है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है अधिगम स्थानांतरण का महत्व। शिक्षा में स्थानांतरण सीखने की क्रिया पर महत्व प्रभाव डालता है। शिक्षा के स्थानांतरण के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान जरूरी है। स्थानांतरण और पाठ्यक्रम, स्थानांतरण का सबसे अधिक महत्व पाठ्यक्रम के निर्माण के लिए होता है। बालकों के मानसिक अनुशासन के अनुकूल पाठ्यक्रम बनाया जाए, ठीक है, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, उनकी एज के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर शिक्षक को सकारात्मक स्थानांतरण के लिए उपयुक्त विधियाँ, टीचिंग मेथड का जो यूज़ होना है वो बहुत ही अकॉर्डिंग होना चाहिए। सामान्यीकरण, शिक्षक को पढ़ाते समय ऐसी शिक्षण का पालन करना चाहिए जिससे स्वयं विषय से संबंधित सामान्य सिद्धांत उनके सामान्यीकरण हो जाए। अब सीखने के नियम और सिद्धांत क्या हैं। शिक्षण विधियों में नियमों और सिद्धांतों का अनुसरण किया जाता है जो सीखने का कार्य अधिक संतोषजनक होता है। थॉर्नडाइक के अनुसार सीखने के 3 नियम हैं।
तत्परता का नियम लॉ ऑफ रेडीनेस, अभ्यास का नियम लॉ ऑफ एक्सरसाइज, प्रभाव का परिणाम लॉ ऑफ इफेक्ट। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थॉर्नडाइक के लर्निंग के जो प्रिंसिपल है वो पूछे जाते हैं। ये तो है प्राइमरी लॉज, और सेकेंडरी लॉज में बहुप्रतिक्रिया का नियम, अभिवृत्ति और मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, संबंधित परिवर्तन का नियम, आत्मीकरण का नियम। ये जो आप थ्योरीज प्रैक्टिकल में लिख रहे हैं, लिखने के साथ साथ इसको अच्छे से मतलब कॉन्सेप्ट अपना क्लियर बहुत कर लीजिएगा, क्योंकि ये थ्योरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो आप एग्ज़ाम के लिए इस यूनिट आपकी कवर जो हो रही है, इसको जो भी आप लिखिएगा बहुत अच्छे से, आप एक साइड से आपका एक तरह से नोट्स भी बन रहा है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल आपका जैसे जैसे आप प्रैक्टिकल को कंप्लीट करेंगे, इस फाइल को कंप्लीट करेंगे, आपकी एक यूनिट भी कवर हो जाएगी। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ों को मैंने सारा इसमें लिखा हुआ है। अब जो जिसके नियम है प्राइमरी लॉ को, उसको मैंने कुछ पॉइंट्स में लिखा हुआ है, जैसे अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, संतोष का नियम। ठीक है, इसके सेकेंडरी लॉ, प्राइमरी लॉ, इन सबको मैंने थोड़ा थोड़ा सा डिफाइन कर रखा है यहाँ पे। उसके बाद आता है अधिगम स्थानांतरण क्या होता है, जो कि इस प्रैक्टिकल का बेस है। प्रैक्टिकल का बेस क्या है, स्थानांतरण ही देखना है। अधिगम स्थानांतरण थ्रू द मिरर ड्राइंग, द्विपार्श्विक हस्तांतरण। एक मिरर का एक ऑपरेटर्स होता है, उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि एक हाथ से सीखा हुआ ज्ञान दूसरे हाथ में कैसे ट्रांसफ़र होता है। तो ट्रांसफ़र होता है मतलब हमको ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग को सबसे पहले समझना होगा, क्या होती है ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। तो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग क्या है, जब व्यक्ति किसी कौशल को सीख लेता है या किसी विषय का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, तो उस सीखे गए कौशल तथा अर्जित ज्ञान का उपयोग किसी अन्य परिस्थिति में करता है, तो वह स्थिति अधिगम या प्रशिक्षण या स्थानांतरण कहलाती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग क्या होती है ये आप लिखेंगे। फिर इनकी क्रिया क्या है, इन सबको हमने लिखा है। अधिगम स्थानांतरण के सीखने वाली इच्छा, शैक्षिक योद्धा, वही जो सीखने के होंगे वही अधिगम स्थानांतरण के भी फैक्टर्स होंगे, तो उसको मैंने लिखा है। उसके बाद अधिगम स्थानांतरण का अर्थ क्या होता है ये समझाया है मैंने। तो सीखना और अधिगम की प्रक्रिया एक गतिशील प्रक्रिया है। एक परिस्थिति में सीखा हुआ कार्य दूसरी स्थिति में सहायक होता है। इस प्रकार एक अनुभव से दूसरा अनुभव होता है। यह सीखने की प्रक्रिया क्या होती है, जीवन पर्यंत चलती है। जैसे आप कोई चीज़ सीख लेते हो तो नेक्स्ट टाइम उसी सीखे हुए ज्ञान को हम आगे प्रयोग करते हैं। जैसे कि जब हम खाना बनाना सीखते हैं तो खाने में जब हम पहली बार खाना बनाते हैं कुछ ना कुछ उसमें कमी रह जाती है, फिर हम उस कमी को सोचते हैं और नेक्स्ट टाइम जब बनाते हैं तो उस कमी को दूर करने का प्रयास करते हैं, और नेक्स्ट टाइम जो हमारा अनुभव होगा वो उस नेक्स्ट अनुभव में ऐड हो जाएगा और हम जो काम करेंगे वो अच्छे से कर पाते हैं। तो इस तरह से अधिगम स्थानांतरण एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको समझाया कि कैसे ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग होती है। ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग की आपको डेफिनेशन लिखनी है क्रो एंड क्रो के अनुसार। मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन अक्सर करके पूछा जाता है, तो क्रो एंड क्रो। और ये जो आप क्वेश्चन थ्योरी या प्रैक्टिकल जो भी तैयार करेंगे वो आपका सीटेट और यूपीटेट से भी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप जो भी पढ़िए बहुत अच्छे से पढ़िए, क्योंकि बीएड के साथ साथ आपको सीटेट और टेट की भी तैयारी करनी है। तो अगर आप फाइल बना रहे हैं तो आप उसको अच्छे से पढ़ के बनाइए, ताकि आपको वो चीज़ लर्न हो जाए और आपको दोबारा मेहनत ना करनी पड़े। आपको हर एक छोटे छोटे पॉइंट्स इस फाइल में मिल जाएंगे। इसके अलावा जब भी आप कभी पढ़िए तो उसको हर एक पॉइंट को पढ़िए, और हर एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो सीटेट और यूपीटेट के लिए पूछे जाते हैं क्वेश्चन। जैसे क्रो एंड क्रो के अनुसार कोई डेफिनेशन दी है तो कोई डेफिनेशन वहाँ पे एक लैंग्वेज में दे दी जाएगी और बोला जाएगा ये डेफिनेशन किसके अनुसार है। तो मैंने क्रो एंड क्रो की लिखी है पीटरसन और सोरेनसन, तो ये दोनों है। तो क्रो एंड क्रो और सोरेनसन की इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से लर्न कर लीजिए। फिर इसके टाइप्स क्या हैं, टाइप्स भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कितने टाइप्स की होती है, तो पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है और ज़ीरो होती है। पॉजिटिव मतलब एक अनुभव जो होता है पूर्व ज्ञान, उसको हम नए ज्ञान में उसका सहयोग लें। जैसे कोई व्यक्ति अगर साइकिल चलाता है तो नेक्स्ट टाइम जब वो स्कूटर चलाएगा तो उसका बैलेंसिंग कैसे होगा, वो बैलेंसिंग उस साइकिल का ज्ञान अनुभव वो उसमें ऐड कर देगा। ठीक है, तो ये ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। नकारात्मक में क्या होगा, नकारात्मक में कि कठिनाई अगर उत्पन्न होती है
जैसे मोटरसाइकिल से मैकेनिक को स्कूटर की मरम्मत कराना, क्योंकि अगर कोई बाइक ठीक कर रहा है तो वो स्कूटर की मरम्मत ठीक से नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको उसका आइडिया ही नहीं है। ठीक है, तो ये नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हुई। शून्य अधिगम, जब पूर्व ज्ञान और नए कार्य में कोई संबंधी ना हो, कि अगर हम साइकिल चला रहे हैं और हमें नाव चलाने के लिए दे दिया जाए तो कहीं से कोई भी रिलेशन नहीं है, तो ये हमारा हो गया 0। ये तीनों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है सीखने के स्थानांतरण के सिद्धांत क्या है। थ्योरीज ऑफ द ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, तो है मानसिक शक्तियों का सिद्धांत, औपचारिक मानसिक प्रशिक्षण का सिद्धांत, समान तत्वों का सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत और सामान्य व विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, तो आपको मानसिक शक्तियों के सिद्धांत के बारे में अच्छे से लिखना है। उसके बाद औपचारिक मानसिक प्रशिक्षण, समान तत्वों का सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत और स्पेशल एंड जनरल फैक्टर्स क्या डिपेंड करते हैं उसको लिखना है। यहाँ पर हमारी थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो जाता है और थ्योरी पार्ट के बाद हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के बारे में लिखेंगे। हमारा प्रैक्टिकल है क्या, तो प्रैक्टिकल जो है वो है एक एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये टेस्ट नहीं है, ये एक एक्सपेरिमेंट है। ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग और ट्रेनिंग थ्रू द मिरर ड्राइंग इसका नाम है। ठीक है, इंग्लिश में, और हिंदी में इसका क्या है, दर्पण आरेखन द्वारा द्विवार्षीय स्थानांतर घटना एक प्रयोग द्वारा दिखाना। ठीक है, प्रयोग के जो संस्थापक है, जो फाउंडर है, उनका नाम है F.W. डियरबॉर्न एंड ईवर्ड। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जब आप प्रैक्टिकल करेंगे या प्रैक्टिकल एग्ज़ाम आपका जब होगा तो एग्जामिनर सबसे पहले आपका एक्सपेरिमेंट पूछेगा, ये एक्सपेरिमेंट है या टेस्ट है, तो आप बताएंगे ये एक एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है, तो आप एक्सपेरिमेंट का नाम बताएंगे। हिंदी में बताना चाहे आप हिंदी में बताइए या फिर इंग्लिश में। तो आई थिंक इंग्लिश काफ़ी अच्छी है इसकी, कि ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग थ्रू द मिरर ड्राइंग, ये आपको ज़्यादा ईजी होगा, तो आप इंग्लिश में बताएंगे। ठीक है, फिर इसकी बाद है प्रस्तावना। अब प्रस्तावना क्या है, मतलब इसका उद्देश्य क्या है। जब पूर्व में सीखा हुआ कार्य या प्रक्रिया समान में ही जाने की प्रक्रिया पर किसी प्रकार का प्रभाव डालती है तो उसे मनोवैज्ञानिक में क्या कहते हैं, हस्तांतरण प्रशिक्षण कहा जाता है। अब अनुकरण 3 प्रकार के होते हैं, आपने देखा, पॉजिटिव, नेगेटिव और शून्य, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। अब ये जो थ्योरी दी है वो है जब पूर्व में सीखी हुई प्रक्रिया, उसी चीज़ को मैंने लिखा है। ठीक है, अगर मदद करती तो वो धनात्मक होगा, मदद नहीं करती तो ऋणात्मक होगा, अगर दोनों में कोई रिलेशन नहीं है तो वो 0 होगा। द्विपार्श्वीय स्थानांतरण का अंतरण है क्या, क्योंकि यही आपका एक्सपेरिमेंट है, तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट का ही टॉपिक पद नहीं पता होगा तो आप क्या बताएंगे, तो आपको सबसे पहले इसको समझना होगा। ठीक है, द्विपार्श्विक स्थानांतरण क्या है, इसमें शरीर पर एक अंग पर पड़ने वाला प्रभाव का दूसरे अंग पर क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। जैसे यदि किसी कार्य को बाएं हाथ से सीखकर दाएं हाथ से सीखा जाए तो द्विपार्श्विक स्थानांतरण होगा। जैसे कुछ लोग राइट हैंड से लिखते हैं और फिर लेफ्ट में से लिखने की कोशिश करते हैं तो वो कर ले जाते हैं, इसका मतलब उसका पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग हो रही है, और अगर नहीं हो रही है तो वो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग नहीं होगी। ठीक है, तो उसी को यहाँ पे लिखा है, तो आपको ये लिखना है। फिर अब हमें इस प्रैक्टिकल के लिए क्या हमें जो प्रिपरेशन की प्रिपेयर करना होगा, सबसे पहले सेटअप क्या है इसका, प्रारंभिक टाइम, मतलब 17 वर्ष का एक स्वस्थ शिक्षित कोई भी पुरुष या महिला। ठीक है, तो मतलब इसकी एज कितनी हो गई, 17 वर्ष। 17 वर्ष के ऊपर हो सकता है, नीचे नहीं हो सकता। उपकरण और अन्य वस्तुओं में हम क्या क्या लेंगे, दर्पण आरेखन बोर्ड, जिसको मिरर ड्राइंग बोर्ड कहते हैं। ठीक है, पेंसिल, स्टॉप वॉच, पेपर पेन, स्टार पैटर्न के कुछ पत्र और पर्दा। तो स्टार पैटर्न आपको पता होना चाहिए, जो इस पे हम बनाएंगे उसको क्या कहते हैं, स्टार पैटर्न कहते हैं। प्रयोग की विधि, जो डिज़ाइन है वो ये है कि जो भी प्रयोग करेंगे उसमें फॉर टेस्ट और आफ्टर टेस्ट 2 होते हैं। पहले 3 अवस्थाएं हम एक हाथ से करते हैं, दूसरा दूसरे हाथ से करते हैं, फिर देन पहले वाले हाथ से करते हैं, यानी कि लेफ़्ट राइट लेफ़्ट ऐसे होता है। और जो इसकी जो प्रोसेस है वो क्या है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये इसका प्रोसीजर पूरा लिखा है। अब जो आपका जो मिरर बोर्ड है, उस मिरर बोर्ड में एक मिरर लगा होता है, उस मिरर को देखते हुए
मिरर में जो हम नीचे एक स्टार पैटर्न रखेंगे, उस स्टार पैटर्न को हम मिरर में देखेंगे और मिरर को देखते हुए हम स्टार पैटर्न की जो 2 लाइनें उसके बीच में हमें लाइन को खींचना है। यही हमारा पैटर्न है और जिसका ज़्यादा टच करता है इसका मतलब ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग उसकी धीरे हो रही है, लेकिन जिसका बहुत अच्छे से होता है इसका मतलब उसकी पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है। तो हम इसी को चेक करेंगे, ठीक है। फिर इसका परिकल्पना, हाइपोथेसिस और एक्सपेरिमेंट जब भी करते हैं तो हमेशा हाइपोथेसिस होती है, क्योंकि दाएं हाथ द्वारा दर्पण आरेखन सीख लेने पर बाएं हाथ से दर्पण आरेखन में मदद मिलती है, ठीक है। ये इसकी हाइपोथेसिस हो गई। फिर इंस्ट्रक्शन जो भी हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं उसके बारे में आपको पहले से पता है, उसी चीज़ को हम जिसके के द्वारा करवाएंगे उसको हम इंस्ट्रक्शन देंगे कि एक मिरर बोर्ड है, ये मैं कुछ स्टार पैटर्न दे रही हूँ, आपको इन दोनों के बीच में लाइन खींचनी है और मिरर को देखते हुए करना है। आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का ध्यान रखना है, आप इसको रॉन्ग नहीं करेंगे, आप जल्दी जल्दी की कोशिश नहीं करेंगे, आप आसानी से उसको देख के वर्क करेंगे, ठीक है। प्रयोग विधि जो मैंने इंस्ट्रक्शन दिया था उसी के अकॉर्डिंग प्रैक्टिकल आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में हम 2 क्लॉकवाइज कराते हैं, फिर उसके बाद 10 एंटी क्लॉकवाइज, उसके बाद 2 फिर क्लॉकवाइज। इस तरह से आप 12 से 14 तक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे परीक्षण की तिथि आपने कब कराया, परीक्षण का समय क्या है, स्थान क्या है, स्थान हमेशा साइकोलॉजी लैब होगा। प्रयोज्य का विवरण लिखेंगे, मतलब जिसके द्वारा हो रहा है ये प्रैक्टिकल, ठीक है, उसका नाम, जेंडर, एज, एजुकेशन। इसी तरह सेम परीक्षणकर्ता जो कि इस एक्सपेरिमेंट को कर रहा है। आपका एपरेटस कुछ इस टाइप से होता है मिरर ड्राइंग का, ठीक है। तो ये मिरर यहाँ पे लगा होता है, यहाँ पे आपको स्टार पैटर्न को रखना है, यहाँ पे एक स्टैंड के थ्रू एक दफ्ती या कार्डबोर्ड जैसा कुछ लगा होता है, जिससे जब आप देखेंगे तो आपको ये पैटर्न सीधे नहीं दिखेगा, ठीक है। तो आप ऊपर से पैटर्न नहीं देख सकते हैं, आप पैटर्न को स्ट्रेट इस मिरर में देखेंगे और मिरर के थ्रू हाथ को इसके नीचे से ले जाके इस पे मिरर पे ड्रॉ करेंगे स्टार पैटर्न को। तो ये कुछ आपका एपरेटस है, ठीक है। ये है आपका स्टार पैटर्न जिसमें आपको लाइन इन्हीं दोनों के बीच में खींचनी है। यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायल्स लिखे होते हैं, लेफ्ट और हैंड जो भी यूज़ कर रहे होते हैं उसको लिखना होता है। टाइम्स हमेशा आपको सेकंड में लिखना होता है, आप चाहे तो टाइम्स मिनट भी लिख सकते हैं, बाद में उसको सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। एरर जहाँ पे जितनी टच होंगी लाइनें वो काउंट होगी एरर में, जैसे यहाँ पे एक टच हुई तो 1, फिर यहाँ पे तो टोटली यहाँ पे 10 या 14 ऐसे कुछ काउंटिंग होगी, वो यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है। स्टॉप वॉच की मदद से इसका प्रैक्टिकल करते हैं, जैसे एक पैटर्न को कंप्लीट करने में जितना समय लगता है उसको हम यहाँ पे टाइम में एरर काउंट करेंगे यहाँ। तो ये हमारी डाटा कलेक्शन टेबल है, नंबर ऑफ ट्रायल 1 2 3 4 और रिमार्क मतलब आपने क्लॉकवाइज किया या एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरह से टेबल में 14 पैटर्न को मैंने किया हुआ है। उसके बाद जो रिजल्ट है उसमें से 2 प्रयासों की दी गई त्रुटियों का माध्य निकालेंगे स्टार्टिंग के, फिर प्रथम 2 प्रयासों में जितना समय लिया गया है उसका माध्य निकालेंगे, मतलब 2 को ऐड करके 2 से डिवाइड, फिर अंतिम 2 प्रयासों में निकालेंगे। तो आप देखेंगे कि उसका टाइम काफ़ी कम हो जाता है, इसका मतलब ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग हो रही है। उसके बाद ये जो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है उसमें हम ग्राफ को भी प्लॉट करना है। तो यहाँ ये जो ग्राफ है ये प्लॉट करना है, ये एक्स एक्सेस और ये वाई एक्सेस। एक्स एक्सेस पे ट्रायल्स रहेंगे मतलब प्रयास, टाइम रहेगा, वाई एक्सेस पे टाइम रहेगा, और इसको जो भी आप नंबर ऑफ ट्रायल है नंबर ऑफ 1 पे आपने कितना टाइम लिया, मान लिया 150 सेकेंड्स लिए तो आप 150 सेकेंड्स यहाँ पे लिखेंगे, देन सेकेंड में कितना लिया, और इस तरह से आपका प्लॉट ये ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। ये टाइम्स और ट्रायल का है। इसी तरह टाइम्स और एरर का बनाएंगे तो वो भी एक ग्राफ इस तरह से होगा। तो देखेंगे आप पहले आपकी एरर कितनी ज़्यादा हो रही थी, बाद में आपकी एरर कितनी कम हो गई, मतलब आपकी ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग हो रही है, ठीक है। उसका भी माध्य निकालेंगे, फिर परिणाम की व्याख्या करेंगे कि हमने 14 स्टार लिए थे, उसमें से 2 क्लॉकवाइज कराए, फिर एंटी क्लॉकवाइज कराया, देन उसके बाद फिर 2 मैंने क्लॉकवाइज कराया। इस तरह से 14 स्टार पैटर्न को मैंने प्रयोज्य द्वारा करवाया, और उसके 4 टेस्ट और आफ्टर टेस्ट में जो त्रुटियाँ हुई और जो समय लगा उसका औसत निकाला, जिसमें हमने पाया कि पहले जो टाइम लग रहा था वो ज़्यादा था, बाद में उसका कम है,
आप देख रहे हैं, इस तरह से आप लिखेंगे। फिर फॉर टेस्ट में कितना टाइम लगा और आफ्टर टेस्ट में कितना टाइम लगा वो भी मैंने लिखा है। इसको पूर्ववर्ती परीक्षण और परवर्ती परीक्षण भी कहते हैं। फिर निष्कर्ष जो आपने निकाला उसी को निष्कर्ष में आप लिखेंगे। फिर इसके बाद शैक्षिक निहितार्थ, यहाँ पे आपका एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाता है। अब इस एक्सपेरिमेंट के क्या लाभ हैं उसको लिखना बहुत ज़रूरी है, जिसको शैक्षिक निहितार्थ कहते हैं। तो विद्यार्थियों के लिए देखेंगे तो अध्ययन में संबंध में निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए, उनको ये सीखने को मिलेगा। विद्यार्थियों को अपने अध्ययन के संबंध में गंभीर होना चाहिए, अगर मतलब कॉन्सेंट्रेट होकर नहीं पढ़ेगा तो भी वो अच्छे से लर्न नहीं कर पाएगा। फिर शिक्षक द्वारा बताए गए सभी नियमों और निर्देशों का अच्छे से पालन करना चाहिए, और जब ये टेस्ट करेगा तो उसको ये भी पता चलेगा इंस्ट्रक्शन और जो रूल्स टीचर्स बता रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, तो उसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसी तरह शिक्षक के लिए कि वो पाठ्य सामग्री का उचित चुनाव कर पाएगा, निर्भय मुक्त और शांत वातावरण उपलब्ध कराना। ठीक है, तो ये आपका प्रैक्टिकल फिनिश हो जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।